हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। चलिए खैर, तो ओम्स लॉ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। चैप्टर की पहली एक्टिविटी 12.1। इस एक्टिविटी में हम नाइक्रोम वायर से इस तरह का एक सर्किट तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नाइक्रोम वायर के बारे में समझा देता हूँ। तो नाइक्रोम जो होती है वो एक एलॉय होती है। एलॉय मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर। नाइक्रोम बनता है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, 4 मेटल्स के मिलने से। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो तार ले रखा है पूरा का पूरा, ये किसका है? नाइक्रोम का है। तो याद रखिएगा नाइक्रोम कैसे बनता है, 4 मेटल्स के मिलने से बनता है। तो ये सर्किट हमने तैयार किया है। इसमें ऊपर सेल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, इधर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये की लगी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं थोड़ी सी अलग सी है। ये यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है ताकि आप यहाँ पर जब चाहें एक सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहें 2 सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब चाहें 4 सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल सेल का इस्तेमाल करेंगे। एक सेल का मान लो हमने इस्तेमाल किया और हमने एमीटर में रीडिंग देखी, करंट आ गया कितना? 2 एम्पियर। मान लेते हैं ऐसा कि 2 एम्पियर आ गया। वैसे एक सेल से 2 एम्पियर करंट आ नहीं सकता, बहुत बड़ी सेल होगी तभी आ सकता है। करंट 2 एम्पियर आ गया एमीटर में, और वोल्ट मीटर में रीडिंग चेक करी तो रीडिंग आ गई कितनी? 4 वोल्ट। फिर हमने V और I का रेशो निकाला, V/I। तो V/I 4/2 यानी कि कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक के बजाय 2 सेल इस्तेमाल करी, यहाँ तक की 2 सेल इस्तेमाल करी। अब करंट आ गया 4 एम्पियर, और वोल्ट मीटर में रीडिंग देखी कितनी आ गई? 8 वोल्ट। फिर हमने रेशो निकाला, 8/4 फिर से कितना आ गया? 2 आ गया। फिर हमने 3 सेल का इस्तेमाल किया, करंट आ गया मान लो 6 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मान लो 12 वोल्ट। फिर हमने रेशो निकाला, 12/6 कितना आ गया? 2 आ गया। ये ऊपर ये नीचे, V/I है ना, तो 12/6 यानी कि 2। फिर हमने चारों की चारों सेल का इस्तेमाल किया, एमीटर में रीडिंग चेक करी तो वो आ गई 8, वोल्ट मीटर में रीडिंग चेक करी तो वो आ गई 16 वोल्ट। फिर रेशो निकाला तो कितना आ गया? 2। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन साइमन ओम। उन्होंने इस एक्टिविटी को सबसे पहली बार किया था, और ये पाया था कि नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से, या फिर करंट की वैल्यू बढ़ने से, या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू घटने या बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ पर। ये हमेशा क्या बनी रहती है? कांस्टेंट बनी रहती है। और ये चीज़ क्या है? V और I का रेशो। तो उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि किसी भी सर्किट के अंदर V और I का जो रेशो है वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप सेल बढ़ाएं या घटाएं, उससे चाहे करंट बढ़े या घटे, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस घटे या बढ़े, लेकिन ये चीज़ हमेशा एक जैसी बनी रहेगी। क्या? V और I का रेशो। V और I का जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये ओम्स, जॉन साइमन ओम जो थे उन्होंने बताया था। उन्होंने एक और बात बताई थी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? I के। V और I एक दूसरे के क्या रहेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आपने करंट बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। वो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, करंट बढ़ाया पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, करंट बढ़ाया पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया, करंट और बढ़ाया पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया। तो V और I एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपने करंट को डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, करंट 2 से 4 हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 से 8 हो गया। तो ओम्स लॉ में 2 मेन बातें हमें पता चलती हैं। एक तो V और I का रेशो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और दूसरा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब मैं यहाँ पे लॉ को लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओम्स लॉ को लिख दिया है। द पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है, सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है जिसे हम I कहते हैं, उसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें हम आगे बढ़ के थोड़ा सा फॉर्मूला भी बना सकते हैं।
जैसे कि अगर हम इस आई को अपॉन में ले जाएं इसके, ठीक है, तो फिर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसकी जगह पर यहाँ लग जाएगा इक्वल टू का साइन, और आई तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर रह जाएगा एक कांस्टेंट। इस तरह से कांस्टेंट मैंने लिख दिया है। लेकिन अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि v अपॉन आई को ऐसे ही रहने देंगे और कांस्टेंट की जगह पर लिख देंगे कैपिटल आर। तो कैपिटल आर जो है वो यहाँ पर किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। तो वैसे भी मैंने आपको समझाया था अभी यहाँ पर एक्टिविटी में कि v और i का जो रेशो है वैसे भी क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो एक बार फिर से ओम्स लॉ को पूरी तरह समझ लेते हैं और अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे इसका ग्राफ भी बनाने वाले हैं। तो ओम्स लॉ को सही से समझने के लिए एक एक्टिविटी की जाती है नाइक्रोम की वायर लेकर। नाइक्रोम एक एलॉय होता है जो 4 मेटल्स के मिलने से बनता है, निकिल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज। नाइक्रोम वायर लेकर इस तरह का सर्किट तैयार किया। सर्किट में बहुत सारी चीज़ें हैं, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस है, सेल्स लगी हुई हैं। यहाँ पर ये डॉट डॉट करके ऐसा इसलिए दिखाया गया कि अपनी मर्जी से कभी 1 सेल, कभी 2 सेल, कभी 3 सेल, कभी 4 सेल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक टेबल तैयार कर ली, नंबर ऑफ सेल, करंट, वी और वी अपॉन आई, ये सब लिख दिया। तो सबसे पहले हमने 1 सेल का इस्तेमाल किया और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करके यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने रेशो निकाला तो कितना आ गया, 2 आ गया। फिर हमने ऐसे ही 2 सेल का, 3 सेल का इस्तेमाल करते रहे और एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर करके यहाँ पे लिखते रहे। हर बार हम देखते रहे कि वी और आई का जो रेशो आ रहा था वो हमेशा क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। ये बात हमें बताई थी जॉन साइमन ओम ने, जर्मन साइंटिस्ट जो थे। तो उन्होंने कहा था कि वी और आई का रेशो किसी भी सर्किट के अंदर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उनका जो लॉ है मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया था कि द पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा और जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि करंट को आप बढ़ाएंगे तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर हम आई को नीचे ले गए थे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमेशा फिजिक्स में एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट हमने लगाया ये क्या था, आर था। अब ये जो आर होता है ना, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में अब बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसे कांस्टेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है इस आर को, इसको अगले लेक्चर में ढंग से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको ग्राफ और दिखा देता हूँ। ये जो आई की और वी की वैल्यू हमने निकाली है, जब हम इनकी मदद से ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से। अगर मान लो यहाँ पर करंट ले लिया जाए आई और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया जाए और फिर इन वैल्यूज़ को प्लॉट करें, तो यहाँ पे तो शायद ये ग्राफ आ नहीं पाएगा, तो मैंने इसको अगले पेज पर बना लिया है। तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ होंगी 2,4, 4,8, 6,12, 8,16, इस तरह के पॉइंट्स होंगे हमारे पास। तो उन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल पर आई लेंगे हमेशा और वर्टिकल पर हमेशा क्या लेंगे, वी लेंगे। और हमारे जो पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट क्या था, I2 था और V4 था। तो I पे 2 और V पे 4, ये पॉइंट ले लिया। ऐसे ही अगला पॉइंट क्या है, 4 और 8, तो I पे 4 और V पे 8, ये ले लिया। ऐसे ही अगला पॉइंट ले लिया तीसरा। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमेशा क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। तो आप हमेशा पाएंगे जब भी आप V और I का ग्राफ बनाएंगे किसी भी सर्किट के अंदर, तो हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि V और I का रेशो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इस तरह से हमारा ओम्स लॉ जो है उसकी सारी जानकारी हमने ले ली है। एक्टिविटी भी कर ली, ये एक्टिविटी भी एग्ज़ाम में आती रहती है। टेबल बना ली, डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसके अलावा फार्मूला क्लियर हो गया कि V अपॉन I हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद हमने इसका ग्राफ भी बना के देखा ये वाली वैल्यूज़ लेकर। तो ग्राफ कैसा आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। और V और I का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आता है, चाहे वैल्यू किसी भी तरह की हो। अब ज़रा एक नज़र अपनी बुक में भी डाल लीजिए। ये आपकी बुक है, पेज नंबर 204 है। अगर आपने निकाल रखा हो तो उसमें देख लीजिए। ये इन्होंने अपनी वैल्यूज़ से ग्राफ बनाया तो वो भी क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आया। करंट हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वर्टिकल एक्सिस पर लेंगे। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो हम इस आर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये आर है क्या। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में सब कुछ आ गया तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।